स्ट्रीम बोर्ड की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक है सोशल इश्यूज इन इंडिया, भारत में सामाजिक मुद्दे। अब तक हम लोगों ने भारत के सामाजिक मुद्दे में हमने बच्चों के मुद्दे, इश्यूज ऑफ चाइल्ड, युवाओं के मुद्दे, वृद्धों के मुद्दे, इस पर चर्चा की थी। फिर हमने धार्मिक मुद्दे कल हमने चर्चा की थी। शैक्षणिक मुद्दे, एजुकेशनल इश्यूज क्या क्या है उस पर चर्चा की थी। ठीक है। लैंगिक मुद्दे, महिलाओं के क्या इश्यूज हैं इस पर चर्चा की। ठीक है। आज हम लोग कुछ और नए सोशल इश्यूज पर बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक होगा जातीय मुद्दे, कास्ट इश्यूज। भारत में जातीय मुद्दे, कास्ट इश्यूज इन इंडिया। भारत में जातीय मुद्दे, कास्ट इश्यूज इन इंडिया। ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है? भारत में जातीय मुद्दे, कास्ट इश्यूज। जाति, आप सभी लोग किसी ना किसी जाति से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। जाति जन्म से आपके साथ जुड़ी हुई है। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार प्रमुख जातियां हैं और इसकी कई सारी क्या है? उपजातियां हैं। आपके नाम के साथ जन्म से जाति जुड़ जाती है और यह जाति जब जुड़ जाती है तो कई सारे क्रियाकलाप आपसे क्या होते हैं? जाति आधारित प्रभावित होते हैं। जिस समुदाय और जिस जाति के सदस्य होते हैं वैसा सांस्कृतिक पर्यावरण में आपको क्या मिलता है? जाति भारत के लिए सकारात्मक भी रही है और जाति भारत के लिए क्या रही है? नकारात्मक भी रही है। जाति व्यवस्था ने भारत में अस्पृश्यता को जन्म दिया, छुआछूत को जन्म दिया। समाज का एक बड़ा समुदाय समाज से क्या हो गया? बाहर हो गया। जाति व्यवस्था ने समाज को बांट दिया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो और तुम शूद्र हो, जो भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता को क्या करता है? बाधित करता है। जाति व्यवस्था ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया? कमजोर किया और अपने समुदाय के लोगों से जुड़ाव को क्या किया? मजबूत किया। तो ये क्या हो गए? जाति व्यवस्था के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जाति व्यवस्था ने भारतीय सांस्कृतिक विविधता को क्या किया? परिलक्षित किया और जाति व्यवस्था ने समाज को एक ढांचे में बांधा जो कार्य के आधार पर समाज का क्या करता था? विभाजन करता था। वो एक अलग मामला, हम लोग उसको पढ़ेंगे किसमें? कास्ट इश्यूज में। आपको एक टॉपिक अलग से पढ़ना, लेकिन हम यहाँ इश्यूज की बात कर रहे हैं। जाति संबंधित इश्यूज क्या है? ठीक है। पहला इश्यूज, जाति एवं राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आपको पता है कि आजादी के बाद हमने संवैधानिक शासन व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम को क्या किया? अडॉप्ट किया और जहां पर इसकी मूल जड़ें कहां थी? लोकतंत्र में थी। लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र मतलब जनता चुनाव के माध्यम से क्या करेंगे? चयन करेंगे अपने प्रतिनिधि का और प्रतिनिधि क्या करेंगे? जनता पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो ये पॉलिटिक्स जो लोकतंत्र आधारित थी, ये पॉलिटिक्स जो लोकतंत्र आधारित थी और ये कास्ट जो एक सामाजिक व्यवस्था थी, दोनों का क्या हो गया? आपस में जुड़ाव हो गया। एक सोशल सिस्टम और एक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो गया? इंटरलिंकेज स्टैब्लिश हुआ। भारत की राजनीति कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, जाति आधारित राजनीति है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स में कुछ जातियां जिसकी संख्या ज्यादा होती है, इनको ध्रुवीकरण कर दिया जाता है और ध्रुवीकरण करके सत्ता क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पे अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है, जाति के आधार पे कैंडिडेट चयन करती है, जाति के आधार पे मंत्रिमंडल का आवंटन करती है और जाति के आधार पे नीति और योजना बनाती है ताकि अपने जाति के लोगों को क्या किया जाए? समृद्ध किया जाए। अब बताइए, क्या भारत एक ही जाति समुदाय से जुड़ा हुआ है? क्या कोई समाज में एक ही जाति के लोग हैं? क्या समाज में अन्य जाति के लोग नहीं है? अगर आप किसी विशिष्ट समुदाय को, विशिष्ट जाति के लोगों को राजनीति में क्या कीजिएगा? प्रश्रय दीजिएगा तो क्या होगा? अन्य जातियों के मन में आप क्या कर रहे हैं? हिंसा, अलगाव, विरोध और तनाव को क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रहे हैं, जो समाज के ताने बाने को क्या करेगा? समाप्त करेगा। जैसे बिहार क्षेत्र पार्टी,
इन्होंने मुस्लिम और यादव, मुस्लिम कौन हो गए धर्म के आधार पे और यादव कौन है कास्ट सिस्टम, माई गठबंधन। लालू यादव ने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो, और इस नारे के आधार पर उन्होंने कहा सवर्ण का वोट हमें नहीं चाहिए, हमें मुस्लिम और यादव का वोट चाहिए। और यादव की जनसंख्या 20-22% के आसपास और मुस्लिम की जनसंख्या 17%, मतलब कि 40% मोटा मोटी आपको वोट एक तरफ गिर गया। और लंबे समय तक शासन किसने किया? अब बताइए, एक वर्ग समुदाय तो दूसरे वर्ग समुदाय में कट्टरता पैदा होगी कि नहीं होगी? यही काम आपको सपा ने किया और यही काम आपको बसपा ने किया। सपा का भी वही था माई गठबंधन, और बसपा का आपको था सवर्ण प्लस दलित। आप देख रहे हैं जाति के आधार पे क्या हो रही है, राजनीति हो रही है। आज आप किसी भी राज्य में राजनीतिक क्षेत्र राजनीतिक पार्टी को आप देख लीजिए, ये लोग क्या करते हैं, जाति के आधार पे समाज को बांटते हैं, जाति के आधार पे राजनीति करते हैं, जाति के आधार पे सीटों का आवंटन करते हैं, और जाति के आधार पे क्या करते हैं, मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, और सत्ता पर क्या करते हैं, शासन करते हैं, जो समाज में कटुता पैदा करती है। ठीक है, दूसरा मामला, तो पहला मामला क्या हो गया, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, दूसरा इश्यूज जाति एवं आरक्षण, कास्ट एंड रिजर्वेशन। आप ये बताइए, आरक्षण संविधान में दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया है। आरक्षण मतलब क्या हुआ कि समाज के कुछ लोग मुख्य धारा से क्या हो गए, अलग हो गए, और उनके लिए विशेष प्रावधान करने की क्या है, आवश्यकता है, ताकि समाज की मुख्य धारा में वो क्या कर सके, जोड़ सके। और जब वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे आरक्षण की व्यवस्था क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था और इसका मुख्य आधार क्या था, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सोशल और एजुकेशनल रूप से क्या है, पिछड़े हैं। ठीक है, संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई कि पिछड़े लोग या एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को यह एक टूल्स मिल गया, आरक्षण, और इस आरक्षण के माध्यम से इन्होंने जाति, निम्न जाति या पिछड़ी जाति के साथ क्या राजनीति करनी चालू की, और इनको आरक्षण का लॉलीपॉप दे करके अपनी तरफ पूरी तरफ मत को क्या कर लिया, ध्रुवीकरण कर लिया। आरक्षण की राजनीति ने समाज के समुदाय को और बांटना चालू किया, और कुछ समुदाय ने समाज में क्या किया, हम पिछड़े हैं और हमें आरक्षण चाहिए, और समाज के ताने मारे। चाहे आप हरियाणा में देख लीजिए, चाहे आप पंजाब में देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान में देख लीजिए, कई सारे समुदाय जाति के आधार पर आरक्षण की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और वे समृद्ध समुदाय भी हैं। ठीक है, तो जाति एवं आरक्षण, आरक्षण जैसी मांग जब समाज में उत्पन्न होती है, और जब समुदाय, समृद्ध समुदाय आरक्षण की मांग को करता है, तो यह दिखाता है कि समाज में व्याप्त कितनी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जब राजनीतिक पार्टियां इस टूल्स का क्या करती है, प्रयोग करती है। जब एक वृहद समुदाय इस आरक्षण की मांग करेगा, तो फिर क्या करेगी, वहां की क्षेत्र राजनीतिक पार्टियां उस समुदाय को क्या करेगी, समर्थन देगी, क्योंकि उनको वोट चाहिए, और वो जानती है कि अगर वो कुछ भी आरक्षण उनको दिलाने में सक्षम हो जाए तो पूरा का पूरा समुदाय उनके पक्ष में क्या कर देगा, मतदान कर देगा। तो पूरा का पूरा गेम ये होता है सत्ता प्राप्त करने के लिए, और ये सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टियां किसी भी हद तक क्या कर सकती है, जा सकती है। हरियाणा जैसे राज्यों में देखा गया कि समृद्ध समुदाय जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, सामाजिक रूप से समृद्ध है, वो क्या कर रहे हैं, पिछड़े, अपने आप को पिछड़ा साबित करने की कोशिश में आरक्षण की राजनीति क्या कर रहे हैं, और हवा कौन दे रहा है, पॉलिटिशियन पार्टी। देखिए, मामला ये नहीं है, इससे क्या होता है, जो समाज का अन्य वर्ग होता है, वह वर्ग भी क्या चाहेगा कि भैया सब समुदाय आरक्षण ले रहे हैं, तो हमें भी क्या कहिए, आरक्षण दीजिए। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, समाज का दो डिवीजन होना चाहिए, एक सक्षम वर्ग और एक असक्षम वर्ग। तो सक्षम वर्ग, इसमें कोई भी समुदाय आ सकता है, कोई भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी भाषा के लोग। मतलब क्या है कि वो सक्षम है कि वो अपनी आजीविका, अपने रोजगार को क्या कर सकते हैं, अपने आजीविका को चला सकते हैं, अपनी न्यूनतम आवश्यकता को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और असक्षम लोग वो हैं जो पूरी तरह क्या है, निर्भर हैं, और जो न्यूनतम आवश्यकता को क्या कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। तो जो असक्षम है उसको क्या कीजिए, आरक्षण दीजिए, और जो सक्षम है उसको क्या है, वो
फाइट जनरल की तरह करेगा। और धीरे धीरे असक्षम को जब रिजर्वेशन कर करके सक्षम बना रहे हैं तो धीरे धीरे पूरा समुदाय क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा और आरक्षण नाम की चीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस मामले को समाप्त नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसी के आधार पर राजनीति हुई है, राजनीति होती जा रही है और राजनीति भविष्य में भी ये लोग करेंगे। ठीक है। तीसरा मामला, जातिवाद की भावना। कास्टिज्म। जातिवाद क्या है? जातिवाद एक विचारधारा है। इज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, जहां पर हम यह समझते हैं कि हम जिस जाति के हैं वह जाति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, वह जाति बहुत अच्छी है और हम उस समुदाय के हित के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। और अगर वह समुदाय पिछड़ा है या वो समुदाय विकास नहीं कर रहा है तो दूसरी जाति वाले के लोग क्या है, उस समुदाय के विकास में क्या है, बाधक है। तो जातिवाद एक विभाजनकारी सोच को दिखाता है कि हम जिस जाति से हैं वो बेहतर है, और अगर उस जाति के लोग विकास नहीं कर रहे हैं तो दूसरा जाति क्या है, उसमें बाधक है। ये कटुता है, और ये कटुता जब आ जाएगी तो समाज में तनाव और संघर्ष क्या होगा, उत्पन्न होगा। जातिवाद की भावना, ये भावना तो हो गई, ये भावना अंदर के अंदर आपके अंदर समा गई। और सपोज कीजिए आप इस भावना के साथ, अगर ये भावना आपके अंदर है और इस भावना के साथ आप शासन में चले गए, आप प्रशासन के एग्जाम दे करके आप प्रशासन में चले गए, आप न्यायाधीश बन गए, आप पुलिस बन गए, पुलिस में शामिल हो गए, आप टीचर, आप शिक्षक बन गए, ठीक है। आप निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। ये भावना, जातिवाद की भावना के तहत आप किसी भी अगर कार्य में अगर चले गए हैं तो इस भावना के तहत आप अपनी जाति समुदाय को क्या कीजिएगा, प्रश्रय दीजिएगा, मदद कीजिएगा, और दूसरी जाति के लोगों को क्या कीजिएगा, आप हीन दृष्टि से देखिएगा। और ये यथार्थ है। भारत में जातिवाद की भावना शासन, प्रशासन, पुलिस, शैक्षणिक व्यवस्था, प्राइवेट सेक्टर, हर क्षेत्र में घुस गई है, हर क्षेत्र में जातिवाद घुस चुका है। और इस जातिवाद के कारण कुछ एक विशिष्ट जाति के लोग ही क्या करते हैं, उस पर डोमिनेट करते हैं, और अन्य जाति के लोगों के मन में उनके अंदर कटुता भी है और उनके साथ क्या होता है, अन्याय होता है। और हम अगर समतावादी की बात, समाज की बात कहते हैं, इक्विटी बेस्ड सोसाइटी की बात कहते हैं, हम एक सक्षम समाज की बात कहते हैं, समृद्ध समाज की बात कहते हैं, तो यह बात यहाँ पर फेल्योर नजर आती है, क्योंकि जातिवाद की भावना तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं करती है। आज भारत में कई सारे क्षेत्रीय संगठन या अखिल भारतीय स्तर पे जातीय संगठन हैं जो जातिवाद की भावना को क्या करते हैं, पूरी तरह हवा देते हैं और अपनी जाति समुदाय के लोगों में हम की भावना का क्या करते हैं, विकास करते हैं, और दूसरी जाति के लोगों के प्रति हेय दृष्टि का क्या करते हैं, विकसित करते हैं। और यह भावना बहुत ही खतरनाक हो जाती है जब इन समुदायों में विरोध और हिंसा की भावना क्या हो जाती है, पनप जाती है। तीसरा, चौथा, देखिए हम लोग इश्यूज पढ़ रहे हैं, आपको एक स्पेसिफिक इश्यूज बहुत मुश्किल है तो आप 4-5 पॉइंट रखिएगा दिमाग में, तो आप 50 शब्द या 80 शब्द या 100 शब्द में आसानी से क्या कर सकते हैं, एक एक पॉइंट्स में 20 लाइन में आप एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, जाति एवं राजनीति, पहला मुद्दा, जाति एवं आरक्षण, दूसरा मुद्दा, जातिवाद की भावना, तीसरा मुद्दा। नेक्स्ट आइए, जातीय तनाव, हिंसा, संघर्ष। देखिए भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम असमानता पर आधारित है, जहां पर उच्च जाति के लोगों को अधिकार दिए गए और निम्न जाति के लोगों को कर्तव्य क्या कर दिए, आरोपित कर दिए गए। उच्च जाति को वो सारे अधिकार थे और निम्न जाति को वो सारे क्या थे, अधिकार नहीं थे। उनको नियम और कायदे का क्या करना पड़ता, पालन करना पड़ता था। वो समाज से क्या थे, कटे हुए थे, और विशेष करके
शूद्र समुदाय, दलित समुदाय आप कह लीजिए, जिसे अस्पृश्य भी कहा जाता था, और इनको समाज से पूरी तरह क्या रखा गया था, अलग किया गया था। कई सारे उन पर क्या लिया, प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, और उस नियम का क्या होता था, पालन भी होता था। और अगर नियम का वो क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो कड़े प्रावधान थे उस नियम के उल्लंघन करने पर। ठीक है, तो भारत में जातीय तनाव, जातीय हिंसा और जातीय संघर्ष, ये पृष्ठभूमि की तैयार होती है औपनिवेशिक शासनकाल में, और भारत में कई सारे जातीय आंदोलन भी देखने को मिले। मामला आज की बात है, आज भी यह विचारधारा कि अगर हम उच्च जाति के हैं तो हमारे पास अधिकार ज्यादा हैं, और अगर तुम निम्न जाति के हो तो तुम्हारे पास क्या है, कर्तव्य ज्यादा है। और दूसरी तरफ ये सेंस है, ये सेंस उच्च जातियों के लोगों में भी है कि अधिकार वाली भावना और कर्तव्य वाली भावना, और निम्न जातियों के अंदर क्या सेंस आ गया, लोअर। देखिए, मैं उच्च और निम्न जाति ये कह रहा हूं तो ये समाज की वास्तविकता है, लेकिन अगर इस तरह का विभाजन होता है कि जाति के आधार पे उच्चता और निम्नता हम समाज को बांट दे, तो यह पूरी तरह अमानवीय है, इनह्यूमन है, क्योंकि समाज का विभाजन इस आधार पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोअर कास्ट, लोकतांत्रिक समाज, जहां पर हम समानता स्वतंत्रता की बात करते हैं, लोकतंत्र जहां यह बात कहता है कानून का शासन है और सभी क्या है, बराबर हैं, सभी के लिए क्या है, एक कानून है, सभी के लिए अधिकार जितने इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार, उतने ही क्या है, मूल कर्तव्य भी इंपॉर्टेंट है। तो निम्न जाति के लोग, लोअर कास्ट के लोग इन चीज से परिचित हुए, उनको यह पता चला कि भैया हम भी समाज में क्या है, बराबरी के क्या है, हकदार हैं, और जो भी इन लोगों ने हमारे साथ किया है, ये सब क्या है, अन्याय है। तो ये समाज की बनाई हुई परंपरा को तोड़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, और इस प्रयास में जब उच्च जातियां इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो समाज में जातीय तनाव और जातीय हिंसा देखने को मिलेगी। जैसे हाल ही में एक घटना हुई थी, एक गांव में एक कानून था कि लोअर कास्ट के लोग मूंछ नहीं रख सकते, लोअर कास्ट के लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते, समझिएगा। और ये दो घटना हुई कि जब विवाह हुआ, जब विवाह होने जा रहा था किसी लोअर कास्ट के लोगों का, और जब वो किसी बस्ती से गुजर रहा था तो उसने क्या की, घोड़ी मंगवाई और घोड़ी पर चढ़ गया। और उस घोड़ी पर चढ़ गया, एक तो घोड़ी चढ़ने की मनाही है, और उसने उस उच्च जाति के समुदाय के रास्ते से क्या हुआ, उस एरिया से गुजरा, और देखा गया बड़े स्तर पे झड़प हुई, कई सारे लोग क्या हुए, घायल। ये मानसिकता है, ये जाति तनाव है, उच्च जाति वर्सेस निम्न जातियों का। उसी तरह मूंछ रखने पर लोअर कास्ट को मूंछ रखने का अधिकार नहीं था। देखिए, अधिकार और कर्तव्य, कर्तव्य क्या है कि आपको मूंछ नहीं रखना, और मूंछ रखने का अधिकार किसके पास है, उच्च जातियों के। तो जब इन्होंने मूंछ रखना चालू किया, उच्च जाति के लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, और यह हिंसा और तनाव देखने को मिले। बिहार में 1960 से 80 के दशक में उच्च जाति और निम्न जातियों के बीच तनाव इस स्तर पर पहुंचा कि निम्न जाति के लोग नक्सलवाद की तरफ आगे बढ़ गए, और नक्सलवाद की जड़ें वहीं से क्या होनी चालू कर दी, मजबूत होना चालू कर दी। ठीक है, यह जातीय तनाव और हिंसा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई स्वरूप में दिखाई देती है, और यह समाज में कट्टरता को बढ़ाती है, और समाज की विभाजन को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा, पांचवा इश्यूज, जाति असमानता, कास्ट इनइक्वलिटी। अगर मैं यह कहूं निम्न जाति ही निम्न वर्ग है, लोअर कास्ट इज लोअर क्लास, तो यह गलत नहीं होगा। मतलब क्या है कि जातीय असमानता जो पहले जाति आधारित थी, वो अब वर्ग आधारित हो गई है। आज आप समाज में आज जाति व्यवस्था धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रही है, हुई भी है, और तेजी से क्या हो रहा है, प्रासंगिकता जाति व्यवस्था की कम भी हो रही है। लेकिन आज समाज का विभाजन पैसे के आधार पे हो गया। उच्च वर्ग जिसके पास पैसे ज्यादा है, मध्यम वर्ग जो पैसे थोड़े हैं और पैसे कमाने की क्या रखता है, अभिलाषा भी रखता है, लोअर क्लास जिसके पास अपने लाइफ को जीने के लिए भी पैसे, डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए पैसे नहीं है। इस लोअर क्लास के, और भारत में इसमें भी हायरार्की है, जैसे ये भी त्रिभुज है, यहां पर अपर क्लास, मीडियम क्लास, लोअर क्लास, और लोअर क्लास की संख्या क्या है, ज्यादा है, मिडिल क्लास की संख्या उससे कम है, और अपर क्लास की संख्या बहुत कम है।
तो ये लोअर क्लास कौन है? अधिकांशतः लोअर कास्ट ही लोअर क्लास हैं। एससी, एसटी, इसमें कुछ माइनॉरिटीज भी हैं। जनरली एससी और एसटी समुदाय के लोग ही क्या करते हैं? लोअर क्लास को बनाते हैं। कारण क्या है कि इन लोगों को समाज में वो अवसर नहीं मिला, आजादी के बाद भी इनको अवसर नहीं मिला कि वह अपनी परिस्थिति, अपने स्टेटस को क्या कर सके, सुधार सके। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले से क्या थे, उनके पास अधिकार नहीं थे, पहले से इनके पास भूमि नहीं थी, पहले से वो सशक्त नहीं थे, पहले से वो शिक्षित नहीं थे। तो आजादी के बाद भी इनके लिए कोई बेहतर कार्य नहीं किए गए और बाद के समय में भी सेम परिस्थिति वो क्या रही, बनी रही। और आज वो सारे क्या है, खेतिहर मजदूर हैं। आज भी इनके पास भूमि नहीं है, आज भी इनके बच्चे शिक्षित नहीं है, आज भी इनके अंदर उच्च स्तर का क्या है, कुपोषण है। आप समझिए, जातीय असमानता, जातीय असमानता ने भारत में वर्गीय असमानता को उत्पन्न किया, जहां पर निम्न वर्ग के लोग निम्न जाति से ही जुड़ गए और उच्च वर्ग के लोगों में उच्च जातियां ही समाहित हो गई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% ये एब्सोल्यूट है, लेकिन अधिकांशतः मतलब 80% आप कह सकते हैं कि निम्न वर्ग में वही लोग शामिल हैं जो पहले क्या थे, लोअर कास्ट में थे, क्योंकि उनको अवसर भी नहीं मिले, साक्षरता भी नहीं मिली, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन भी नहीं थे। और सरकार ने क्या किया, वोट बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों को हमने नहीं छोड़ा। जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को बांट करके शासन किया कि तुम गोरखा हो, तुम पंजाबी हो, तुम सिख हो, तुम राजपूत हो, तुम कन्नड़ हो, तुम तमिल हो। अंग्रेज ने जिस शासन पद्धति का क्या किया, प्रयोग किया भारत पर शासन करने के लिए, वही शासन पद्धति का प्रयोग भारत में राजनीतिक पार्टियां भी करती है, बांट करके। और यह बांट करके विभाजन जाति आधारित, धर्म आधारित होता है। और भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि विकास की राजनीति नहीं, बांटो और राज करो की राजनीति की। निम्न जातियों को बड़े बड़े लॉलीपॉप दिखाए गए, निम्न वर्ग को, और उनसे वोट का क्या किया गया, हस्तांतरण कर दिया गया, लेकिन उसके लिए विकास के काम नहीं किए। सबसे बड़ा मसीहा कहा जाता था बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन उन्होंने भी, अब बताइए, उनके वोट के आधार पे उन लोगों ने वोट किया बसपा को कि बसपा की उन दलित समुदाय के विकास के लिए क्या करेगी, हित के लिए काम करेगी, लेकिन बसपा ने वो काम नहीं किया। तो आज भी आप यूपी में जाकर देख लीजिए कि दलितों की स्थिति क्या है। वोट पूरा देते हैं, लेकिन ये लोग विकास का काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर विकसित हो जाएंगे तो अगली बार उनका चयन नहीं होगा, वो यह भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भारत में कास्ट इश्यूज इन इंडिया। नेक्स्ट इश्यूज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्राइबल इश्यूज इन इंडिया। भारत में जनजातीय मुद्दे, ये टॉपिक आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, राजवीर सर आप लोग को पढ़ाए हैं। इसके अलावा ये टॉपिक आप लोग सोशियोलॉजी में भी पढ़िएगा। एक स्पेसिफिक टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि राजस्थान में जो भील, गड़ासिया और मीना जो जनजातियां हैं, इनके बारे में। ठीक है, और ये टॉपिक इश्यूज में यहाँ पर आपको, क्योंकि भारत में सामाजिक सोशल इश्यूज इन इंडिया लिखा हुआ, तो इसमें ट्राइबल इश्यूज में, ये इश्यूज आप समझ जाइए। ट्राइबल कौन है? ट्राइबल जो इस देश के मूल वंशज, और इनके साथ साथ इनकी अपनी एक विशिष्ट सभ्यता, विशिष्ट संस्कृति भी होती है। ठीक है, आप ट्राइबल्स को आप देख लीजिए, जनरली इनके एरियाज क्या होते हैं, आवासीय एरिया दुर्गम होते हैं, जटिल होते हैं, और आज के जो हम लोग आधुनिक मानव कहते हैं, इनसे क्या होता है, इनसे अलग होता है। इनके खान पान, इनके पहनावे, इनकी बोली, इनका रहन सहन और इनकी जीवन शैली क्या होती है, विशिष्ट होती है। और इनके सांस्कृतिक उत्सव, इनके सांस्कृतिक त्योहार भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये लोग कौन है, ट्राइबल्स हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, शारीरिक और मानसिक रूप से ये ज्यादा सक्षम होते हैं, क्योंकि ये बिना किताबी ज्ञान के इनके अंदर वो शारीरिक कौशल भी होता है। आप देखिएगा कि बहुत सारे ट्राइबल्स लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स में, जैसे वो तीरंदाजी में हो गए, वे काफी क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। और मानसिक क्षमता, क्योंकि वह उस प्रकृति जिस परिवेश में रहते हैं, वहां की वो सारी भूगोल को, सारे औषधीय जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनको वो बेहतर तरीके से क्या करते हैं, जानते हैं। तो गुणों का, ये ज्ञान का भंडार भी है ये आदिवासी समुदाय, और अभी तक इन पर ज्यादा शोध नहीं किया गया। ठीक है, ट्राइबल्स
आते ही आपके दिमाग पे एक विशिष्ट वर्ड आना चाहिए, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से बंधे हुए वे लोग जो एक समुदाय के रूप में रहते हैं। ठीक है, ये समाज काफी सरल होता है, यह हमारी तरह का समाज नहीं होता, आधुनिक इंसानों की तरह एक जटिल समाज है जहां पर हम एक जटिल परिवेश में बंधे हुए हैं, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो। बट ये ट्राइबल समाज काफी सरल तरीके से क्या करते हैं, अपने जीवन यापन को करते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इश्यूज की। तो ट्राइबल का पहला इश्यूज है कि जल, जंगल और जमीन से वंचित, डिप्राइव्ड हो गए। उनके जो परंपरागत अधिकार थे, क्योंकि वो जिस जगह रहते थे वहां पर कई पीढ़ियां और कई वंशज उस जगह पर रह रहे हैं, और वहां के पूरे भौगोलिक परिवेश पर और उस भौगोलिक परिवेश पर जो भी चीजें वहां आती है, प्राकृतिक चीजें, उन पर क्या होता था, उनका सामूहिक नियंत्रण होता था, और वो इस परिस्थिति में क्या करते थे, अपने जीवन यापन को करते थे। तो वहां का जल और वहां का जंगल और वहां की जमीन पर पूर्ण एकाधिकार किनका होता था, इन ट्राइबल लोगों का। वहां वो झूम कृषि करते थे, जीवन निर्वाह एग्रीकल्चर करते थे, पेड़ पौधे से क्या करते थे, वो अपने लिए ऊट्स को लेकर के आते थे, फायर ऊट्स को, जहां पर वो क्या करते थे, जलाते थे, और अपने खान पान की क्रिया, उस जल पर क्या होता था, उनका सामूहिक नियंत्रण होता था। और प्लस उस क्षेत्र पर पाए जाने वाले संपूर्ण खनिज संसाधन पर क्या होता था, उनका नियंत्रण होता था। औपनिवेशिक शासनकाल, अंग्रेज इनके क्षेत्र में देखे, और अंग्रेज इनके क्षेत्र में देखे तो इनको यहाँ पर काफी क्या संसाधन नजर आए, और वो वन संसाधन भी थे, खनिज संसाधन भी थे। तो अंग्रेजों ने नीतियां बनाकर इनके क्षेत्र में क्या करना, हस्तक्षेप करना चालू किया, और बाहर के लोग जिन्हें दीकू कहा गया, इनको प्रवेश दिया। इनको प्रवेश देकर इनके जंगल, इनके जमीन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और इनको बना दिए मजदूर। इनके जल और जंगल जिन पर इनका 300-400 वर्षों से या हजारों वर्षों पर जिनका इन पर राज था, वो उसी क्षेत्र में क्या बना दिए गए, गुलाम बना दिए गए। ऑब्वियस सी बात है कि आप जहां के स्वामी हैं, पूरा समुदाय, और उस समुदाय को बोल दिया जाए कि यह अब आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो क्या फील होगा। इनके आवास सब कुछ छीन लिए गए। ये औपनिवेशिक शासन काल में हुआ। धीरे धीरे इनके मन में वो सेंस जगा कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमें पूरी तरह क्या कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज इनको असभ्य कहने लगे, इनकी संस्कृति पर क्या करने लगे, चोट करने लगे, और ईसाईयतवाद, इनका धर्मांतरण करने लगे, और कहने लगे कि तुम निकृष्ट हो, तुम गरीब हो, तुम पिछड़े हो, तुमको आगे बढ़ना है, और ईसाई धर्म ही तुमको क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। और ईसाईयतकरण का झंडा लेकर के अंग्रेज इनके क्षेत्र में घुसे, ईसाई मशीनरी का आगमन हुआ, और इनको क्या कर दिया गया, पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ने का अंग्रेजों ने प्रयास किया। इनके क्षेत्रों में चर्च बना दिए, इनके क्षेत्रों में विश्वविद्यालय बना दिए, अस्पताल बना दिए, ताकि वो पश्चिम शिक्षा को क्या करें, ग्रहण कर सके। तो देखिए, एक तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, इनके आर्थिक संसाधनों पर क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। दूसरी तरफ इनके सांस्कृतिक जो आप विशेषता थी, उन पर भी क्या कर रहे थे, हाईजैक कर रहे थे, और इनको वंचित कर रहे थे। तो भारत में इस प्रतिरोध के रूप में कई सारे जनजातीय विद्रोह देखने को मिले, और राजस्थान में भी कई सारे जनजातीय विद्रोह हुए, चाहे वो भीलों ने किए, चाहे वो मीनाओं ने किए, और कई सारे विद्रोहों में इन लोगों की भागीदारी आपको देखी जाती है। पूरे भारत में अखिल स्तर पे कई सारे जनजातीय विद्रोह इसका क्या थे, परिणाम थे। आजादी के बाद भी जब हमने लोकतंत्र लेकर के आए, जब हम विकास की राजनीति लेकर के आए, सरकार को कई सारे खनिज संसाधन की क्या थी, आवश्यकता थी विकास के लिए, तो सरकार ने वही औपनिवेशिक नीतियां का क्या किया, पालन किया, और इनके क्षेत्र में जो संसाधन थे, लेकिन बस ये कर दिया कि भैया हम इनके संसाधन को लेंगे तो इनके पुनर्वास की व्यवस्था क्या करेंगे, हम करेंगे। लेकिन यह पुनर्वास की व्यवस्था बेहतर नहीं थी। संसाधन तो ले लिए, लेकिन इसको बेहतर तरीके से शिफ्टिंग नहीं किया गया, और यह व्यवस्था आज तक चली आ रही है कि हम इनके खनिज संसाधन, इनके जल, इनके जंगल पर क्या कर रहे हैं, अधिकार कर ले रहे हैं। और देखिएगा, जो ट्राइबल पहले एक सरल जीवन जीते थे, एक समृद्ध जीवन जीते थे, वह लोग आज मजदूर बन गए हैं। वो आज शहरों में गंदी बस्तियां, स्लम्स में रहते हैं, जो उनकी जीवन शैली नहीं। तो पहला मुद्दा क्या है, इनके जल, जंगल, जमीन से क्या कर दिया, वंचित कर दिया गया। जनजाति इसको उलगुलान कहते हैं।
उलगुलान पर इसका क्या है, एक छत्र अधिकार है। और बिरसा मुंडा ने इस शब्द को क्या किया, ग्लोरीफाई किया और उलगुलान नाम से एक विद्रोह ही चालू किया, जिसे आप मुंडा विद्रोह कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार, जो आज के बिहार झारखंड के एरिया में क्या करता पड़ता। दूसरा मामला, एक क्या हो गया, जल जंगल जमीन से वंचित। दूसरा हो गया संस्कृति से वंचित, डिप्राइव्ड फ्रॉम कल्चर। जो जनजातियों की संस्कृति थी, जो जनजातियों का पहनावा था, जो जनजातियों की भाषा थी, जो जनजातियों की बोली थी, जो जनजातियों की खान पान थी, इन सब से भी इनको क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। आज ये अपनी पृथक भाषा, पृथक पहचान को क्या कर चुके हैं, डिप्राइव हो चुके हैं। और देखिएगा, यही प्रतिरोध दिखाई देता है जब आपको यह एहसास होता है कि आप अपनी मूल जड़ों से क्या करके, कट करके एक दूसरी जड़ को अपना लिए हैं, और जो जड़ आपको स्वीकारता नहीं है, आपको यह एहसास होने लगता है, तो आप अपनी मूल जड़ों में क्या करते हैं, लौटना शुरुआत करते हैं। और यह विद्रोह की शुरुआत होती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कई सारे जनजातीय विद्रोह इसी का क्या है, परिणाम। तीसरा, यह विस्थापन की समस्या, विस्थापन की समस्या, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, किसकी समस्या, इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब जनजाति के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा, दीकुओं के द्वारा, और जब प्राकृतिक आपदा बहुत तेजी से आ रही है इनके क्षेत्र में, बाढ़, अर्थक्वेक जैसी समस्या भी आपको दिखाई देती है। कई बार आपको संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैल जाती है, तो बड़े स्तर पे क्या होता था, इनका विस्थापन एक जगह से दूसरे जगह पर होता है। और यह विस्थापन जनरली बलपूर्वक होता है, फोर्स्ड होता है, इनमें इनकी सहमति नहीं होती। जब ये विस्थापन होता है तो यह विस्थापन भौगोलिक तो होता है कि वो एक भूगोल से दूसरे भूगोल में विस्थापित कर, लेकिन यह विस्थापन सांस्कृतिक भी होता है। वो अपनी मूल संस्कृति जहां पर वो रहते थे, उस संस्कृति से भी उनका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। जब ये विस्थापन होगा तो इनके अंदर क्या जमेगा, वंचन, डिप्राइवेशन। और जब ये वंचन होगा तो दो ऑप्शन है, या नहीं तो उस परिस्थिति को आप क्या कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, और या उस परिस्थिति का क्या करिए, विरोध करिए। और विरोध करिए, भारत में कई सारे मूवमेंट्स, और उसमें एक प्रमुख मूवमेंट्स है नक्सलवाद, क्योंकि नक्सलवाद के अधिकांश जो ग्रुप हैं या नीचे के जो कैडर हैं, उसमें कौन है, ये ट्राइबल्स लोग ज्यादा है। क्यों, क्योंकि विस्थापन की समस्या, क्योंकि संस्कृति से सांस्कृतिक विस्थापन, क्योंकि जल जंगल जमीन से उनको क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। ऑब्वियसली बात है, कोई आपके घर को छीन ले, कोई आपकी संस्कृति को छीन ले, कोई आपके रोजगार को छीन ले, कोई आपकी विशेषताओं को ही छीन ले, तो आपका वजूद ही क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। तो आपके सामने दो ही ऑप्शन होगा, या नहीं तो परिस्थिति को स्वीकार कर ले, या नहीं तो परिस्थिति के खिलाफ क्या करे, विद्रोह कर दे। और जब पूरा समुदाय विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाए, और जब जनजातीय विद्रोह कर दे, तो उन्हें राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है कि ये क्या है, देश के लिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर मूल कारण को देखा जाए तो ये राष्ट्र विरोधी नहीं है, क्योंकि इस पृष्ठभूमि का निर्माण हम ही लोगों ने किया, और वही परिणाम आज हमारे लिए क्या बन चुका, एक समस्या बन चुका। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज आप कह लीजिए। ठीक है, आज आप शिक्षा को देखिए, एजुकेशन को देखिए, अधिकांश ट्राइबल क्या है, अशिक्षित है। जब अशिक्षा होगी तो आप जितने भी रोजगार के सोर्स हैं वहां पर आप बेहतर तरीके से आप फाइट नहीं कर पाएंगे, अशिक्षित है। आप आज देख लीजिए कि गरीबी सबसे ज्यादा किसमें है, ट्राइबल्स लोगों में। आप आज माल न्यूट्रिशन चीजों का आंकड़न देख लीजिए, भारत में 50% बच्चे ट्राइबल्स के क्या है, माल न्यूट्रिलेस, मतलब कुपोषित हैं। महिलाओं में एनीमिया की समस्या, ब्लड की क्या है, कमी है। ये लोग क्या है, खेतिहर मजदूर हैं, इनके पास अपनी भूमि नहीं है, न इनके पास आर्थिक संसाधन है। ऑब्वियसली बात है, और ये सामाजिक सूचकांक शिक्षा और स्वास्थ्य के दायरे में भी क्या होंगे, पिछड़े होंगे। ऑब्वियसली बात है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन
इनको क्या करता है, मुख्य समुदाय से अलग करता है, और ये जब अलगावित होते हैं तो इनके अंदर और डिप्राइवेशन जगाता है, क्योंकि ये किसी कौशल वाला काम नहीं कर सकते। और इनके जो हुनर और कुशल थे, इनको उतनी महत्ता समाज में नहीं मिल पाई, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से इंपोर्ट होकर के चीनी उत्पाद क्या हो रहे हैं, घर घर पर पहुंच रहे हैं, और इनकी अपनी जो हुनर और कुशलता वाले उत्पाद थे वो कहां चले गए, बैकफुट पर चले गए। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक सूचकांक पे भी क्या है, पूरी तरह पिछले हुए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, स्वास्थ्य। कई सारी गंभीर हेल्थ इश्यूज आपको जो है, छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन ये बीमारियां इतनी संक्रामक तरीके से फैल गई है, पूरे जनजातीय समुदाय क्या है वो सब इस बीमारियों से पीड़ित है। क्योंकि जनरली उनका आप एरिया देखिएगा, चाहे वो आप छोटा नागपुर के पठार देखिए या दंडकारण्य के पठार देखिए, विंध्य का रेंज देखिए, आप यहाँ पर पश्चिमी घाट देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स को देखिए, ठीक है, आप यहाँ पर अरावली वाला रेंज राजस्थान में देखिए, ठीक है, कुछ गुजरात वाले एरियाज में भी है। तो जो इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन से ये क्या है, जटिल है, और यहाँ पर वर्षा भी बड़ी मात्रा में क्या होता है, बारिश भी बड़ी मात्रा में होती है, तो कई सारे मच्छर उच्छर के जनित जो बीमारियां हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज बहुत ज्यादा इनके गंभीर हैं, और किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के मैकेनिज्म वहां तक पहुंच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इश्यूज आइए, जनजातियों में असमानता, इनइक्वलिटी इन ट्राइब अमंग ट्राइबल्स। आज सरकार जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जैसे प्रोविजंस को करती है। यह आरक्षण आपको लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में भी है, यह आरक्षण आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी है, शिक्षा में भी आरक्षण दिया गया है, रोजगार में आरक्षण दिया गया है। जब यह आरक्षण दिया जाता है समाज में, तो जनजातियों में कुछ समुदाय उस पूरे आरक्षण पे क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, और उस लाभ को क्या करते हैं, और एक वृहद जनजातियों का समुदाय उस आरक्षण के लाभ से क्या है, वंचित है। तो आरक्षण का अधिकांश लाभ कौन लेते हैं, कुछ जनजाति समुदाय, जैसे राजस्थान के मीनास। तो अधिकांश राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ अधिकांशतः प्रशासन में शिक्षित हो गया है, समझदार हो गया है, आरक्षण के लाभ लेने का क्या हो गया है, आरक्षण तो इनको मिला हुआ है, और ये उस क्या करते हैं, जो सरकार ने मुख्य समुदाय में इनको शामिल करने के लिए दिया, तो इनको जानकारी भी है कि कैसे इस आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। बाकी राजस्थान के गड़ासिया, भील, बाकी पूरे भारत के गोंड, चाहे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं, इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि ना ये अशिक्षित हैं और ये अजागरूक हैं, और ये जब इन चीजों का लाभ नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात है कि कुछ समुदाय ही पूरे के पूरे आरक्षण का क्या करेगा, लाभ लेगा। इससे जनजातियों में भी एक असमानता दिखाई देती है, समृद्ध जनजाति और पिछड़ी जनजाति। ठीक है, और ये असमानता किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह समाज को बांटती है, जोड़ती नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट इश्यूज की हम बात करेंगे अगली